बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ ऐसा लगता है कि हाथ हो गया है थोड़ा सा, और वो जिस जोश जज्बे और इंथुसियाज़म के साथ आए थे वो उस तरह से शायद चल ना पाए, और ये मैसेज उनको पहले ही दिन की प्रोसीडिंग्स में मिल गया। नाज़रीन, आपने देखा कि उन्होंने पहला केस लगाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, और उनका कहना यह था कि जब तक इसका फ़ैसला नहीं होता मैं बेंचेस नहीं बना सकूंगा, क्योंकि मेरी राय में ये केस जो है, ये जो कानून है, इसका फ़ैसला बाकायदा और हतमी तौर पर हो, चाहे इधर या उधर। स्टे की कैफियत में जो है ये गुमगु की कैफियत है कि क्या चीफ़ जस्टिस का ये अकेले का इख्तियार है बेंचेस बनाना, या तीन सीनियर जजेस की कमेटी, चीफ़ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस, 3 जजों की कमेटी ये बेंचेस बनाएगी। इसका पहले इसका फ़ैसला कर लें, फिर मैं ताकि बेंचेस बनाऊँ और मुकदमात की समात आगे चले। इस थीम के तहत कोई तनाज़ा पैदा ना हो, उसको ख़त्म करने के लिए फुल कोर्ट, यानी जो 15 जज इस वक्त दस्तियाब हैं, सब पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया गया, और ये केस पहले ही दिन समात के लिए मुकर्रर किया गया, जिसकी लाइव कवरेज भी हुई, सबने देखी। और इफ़ेक्ट इसका ये होना था कि अगर ये स्टे खारिज हो जाता, जो बंदियाल साहब अपने साथी 7 जजेस के हमरा मिलकर दे गए थे, तो तय ये पाता कि जो ये कानून बनने के बाद बंदियाल साहब ने बेंचेस बनाए और उन्होंने जो मुकदमात सुने, वो चूँकि उन बेंचेस में सुने जो कानूनन दुरुस्त नहीं बने थे, लिहाजा उन फैसलों के भी, उन मुकदमात के फैसलों की भी कोई हैसियत बाकी नहीं है। और उसमें जो सबसे बड़ा फ़ैसला जद में आना था वो था नैब तरमीमी एक्ट, जिसके तहत जो बड़े सियासतदान हैं, जिनमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग के रहनुमा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और दीगर ऐसे लोग, उनके मुकदमात ख़त्म हो गए थे और वापस चले गए थे। तो जब ये नैब तरमीमी एक्ट का फ़ैसला कलअदम हो जाता, या कुरम नॉन जुडिस जिसको अदालती ज़बान में कहते हैं, कि जैसे उसका कोई असर हुआ ही नहीं हो जाता, इब्तदा से ही गैर मौसर, तो इसका फ़ायदा फिर ज़ाहिर सियासतदानों को पहुँचता और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ कुछ ना था। लेकिन आपने देखा कि सारा दिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को किस टॉप क्लास लेवल की रेजिस्टेंस मिली उन 8 जजेस की जानिब से। हालांकि काजी साहब की जानिब में ये मामला सीधा सीधा था, वो जाना चाहते थे स्ट्रेट वे इसकी मेंटेनेबिलिटी की तरफ, और वो चाहते थे कि जो सामने वकील खड़े हैं वो ये आइन और कानून के तहत को दलाइल दे दें कि क्या ये 184(3) के तहत ये मुकदमा काबिल समात था या नहीं, और वो 2 घंटे में निमट सकते थे दलाइल, जिसके बाद फ़ैसला हो जाता। लेकिन 8 जज साहिबान ने ऐसे ताबड़तोड़ सवालात किए कि पूरा दिन गुजार दिया, और काजी साहब की ने इस कोशिश में तो कामयाब रहे कि उनके जवाब ना आए, लेकिन वो उसके बगैर आगे नहीं बढ़े, और आखिरी वक्फे के बाद जब बाहर गए हैं और वो वक्फा तवील भी हो गया, तो ये समझ आ गई थी कि ये जजेस आज फ़ैसला किसी किस्म का देने के या दिलवाने के हक़ में नहीं है। बाहर होने वाली जो कोर्ट रूम के पीछे लाउंज में होने वाली जो डिस्कशन थी राय के मुताबिक, उनमें फिर ये ही तय पाया कि अच्छा चलो इस हद तक हम आपकी बात मानते हैं, यानी वैसे चीफ जस्टिस आपकी इज़्ज़त रह जाएगी, कि इसको इस हद तक हम एग्री कर जाते हैं कि जो इस केस को अर्जेंट करते हैं और उस वक्त तक बेंचेस जो हैं 3 जजेस मिल के बनाएंगे जो कानून ने कहा है, और बाकी की समात मुलतवी कर देते हैं, और उसके बाद फिर तफसीली समात के बाद जब हमारे सवालों के जवाब आ देंगे, बहस हो जाएगी, तो फैसला हो जाएगा।
اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اپنی عزت بچانے کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی بچا نہیں تھا، اور ان کی بات بھی ابھی رہ گئی کہ ٹھیک ہے کیس پینڈنگ ہے، مطلب اس پہ ڈیسیژن ہونا ابھی باقی ہے۔ آئے اور یہ بتایا کہ ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کی سماعت ہم ملتوی کرتے ہیں، تب تک جو سوالات ہوئے ان کے تحریری جواب آ جائیں، اس وقت تک جو بینچز بنیں گے وہ 3 جج مشاورت سے بنائیں گے، اور کوئی بڑا کیس یعنی خاص طور پر 184(3) کے تحت بنیادی حقوق کے جو کیسز زمر میں آتے ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں ناظرین، ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اور ان کے ہم خیال با اصول ججز جو دیگر ہیں، سردار طارق وغیرہ، انہوں نے یہ کیا کہ جس کیس میں وہ خود کوئی فیصلہ دے چکے ہوں وہ اس کی خود انہوں نے کبھی بھی وائلیشن نہیں کی، اور وہ بینچز میں سے یہ کہہ کے اٹھے کہ یہ اس کے خلاف تو میں نے خود فیصلہ دیا ہوا ہے، اس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ قاضی صاحب بھی اور سردار طارق بھی، اور ایک اور ان کے ساتھ جج ہیں، ابھی فی الحال میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا وہ بھی۔ لیکن جو تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو سینئر موسٹ بنتے ہیں، وہ ان کو اس 3 رکنی کمیٹی میں ان کو شامل ہونا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسٹے دینے والے بینچ میں شامل تھا، میں اپنے ہی دیے ہوئے اسٹے کی خلاف ورزی جب تک یہ وکیٹ نہیں ہوتا کیسے کروں، میں اس 3 رکنی کمیٹی میں شامل نہیں ہو سکوں گا جب تک کہ اپنی فیصلہ نہ آتے۔ لیکن وہ اس بات پہ مان گئے۔ کیا خیال ہے، وہ چیف جسٹس صاحب کی عزت کے لیے مانے؟ خیال تو ابتدائی یہی تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہی فرق ہے بے اصول اور سازشی عناصر میں، با اصول اور سازشی عناصر میں۔ سازشی عناصر جو ہیں وہ صرف سازش کے تحت دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے میں آگے چلنے کا راستہ نکل رہا ہے، وہ قطع نظر اس کے کہ انہوں نے ایک سٹے جاری کیا ہوا ہے، اور وہ جب اس بینچ میں شامل ہوں گے تو اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کی خلاف ورزی کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب کی بات مان کے 3 رکنی اس کمیٹی میں شمولیت اور اس کمیٹی کے ذریعے بینچز کی تشکیل پر آمادہ ہو گئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو بندیالی گروپ تھا 8 ججز کا، ان کا سٹے برقرار رہا۔ سٹے برقرار رہا مطلب جو اس کے بعد بننے والے جو بینچز ہیں وہ ان کی ویلیڈیٹی برقرار رہی، اور اس کے تحت ہونے والے مقدمات کے فیصلے برقرار رہے، یعنی جس میں سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ نیب ترمیمی ایکٹ کا ہے، جو اس بندیالی گروپ نے اڑا دیا تھا، اور پچھلے سارے کیسز جو سیاستدانوں کے خلاف تھے وہ بحال ہو گئے۔ اب یہ جب سماعت 3 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے، اور یہ جو 10 سے 13 دن ملے نیب کو، اس میں جو نیب کی پھرتیاں ہیں وہ دیکھنے والی ہیں۔ اس کو دیکھ کے بات سمجھ آتی ہے کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ جو پاور پلیئرز ہیں وہ پاور کو گریب رکھنے کے لیے جو مہرے چلتے ہیں، ان مہروں میں سے انہوں نے ایک مہرہ اپنا آگے کیا اور پاور اپنے مٹھی میں رکھی، یعنی جسٹس اعجاز الاحسن وردیریہ کمیٹی میں ایک سٹیپ آگے چل گیا ایک مہرہ، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو گیپ ملا ہے اس میں تمام ان بڑے سیاستدانوں کے خلاف، جن میں نون لیگ بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، راجہ پرویز، اشرف آصف علی زرداری، ان سب کے کیسز آنن فانن عدالتوں میں واپس جانے شروع ہو گئے، نوٹسز جاری ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اچانک مریم نواز الیکشن کے قریبی دنوں میں جب انہیں یہاں ہونا چاہیے تھا لندن روانہ ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کھیل اس ملک میں 70 سال سے کھیلا جا رہا ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور شاید چیف جسٹس کو یہ بات سمجھ آئی بھی ہے، اور انہوں نے ان مہروں کو قابو کرنے کے لیے شاید اگلا اسٹیپ یہ لیا ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس پہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔
नाज़रीन, मुकदमा जब उसको फिर सो मोटो नोटिस लिया गया, सो मोटो नंबर 7 ऑफ 2017, जिसकी समाअत की जस्टिस बशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर मुश्तमिल बेंच ने। उसमें जो फैसला दिया गया उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा कि देखना ये है कि ये टीएलपी को स्पॉन्सर किसने किया था। मतलब एक ठीक है, तहरीक आपकी चली, आपका मुतालबा माना गया, लेकिन जो आपने उसमें किया कि रास्ता ब्लॉक कर दिया, लोगों को बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, मरीज़ों को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, वो एम्बुलेंसेज में मर गए, आपने ज़िंदगी महफूज करके रख दी। और पुलिस नाकाम होती चली जा रही, एजेंसीज़ को पता नहीं चल रहा कि कौन इनके पीछे है। ये रिपोर्ट मांगी, पूछा गया कि कौन है इनके पीछे, बताया जनाब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और मुखैर हजरात हैं और तंजीमें हैं जिनको फ़ंड कर रही हैं। कौन फ़ंड कर रहा है कोई नहीं पता। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये रिपोर्ट तलब की थी एजेंसी से कि ये बताया जाए कि ये किसकी सपोर्ट से यहाँ के बैठे, कौन इनको प्रोटेक्ट करता रहा, कौन इनको पावर फ्राहम करता रहा, कौन इनको फूड फ्राहम करता रहा, कौन इनको फाइनेंशियल सपोर्ट फ्राहम करता रहा। ये जो मदरसा चला रहे हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हमारी एजेंसी से तलब की थी, जो अभी तक नहीं आई। ज़ाहिर है वो आएगी भी नहीं वजह सबको मालूम है। तो उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त जो मुकर्रर की गई है, वो उसका मकसद ज़ाहिर है यही है कि वो नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करके और फिर ये एक ऑर्डर किया जाए कि रिपोर्ट जल्द जमा कराई जाए। और उस रिपोर्ट जल्द जमा कराए जाने के ऑर्डर का मकसद यही होगा कि अच्छा फिर इधर नहीं तो इधर से आओ। तो नाज़रीन, ये खेल ख़त्म होने में नहीं आ रहा। मुल्क तबाही की तरफ क्या, तबाही के गड्ढे में गिर चुका है। तकरीबन हम डिफ़ॉल्टेड पोजीशन में, हमें 9 महीने के लिए ऑक्सीजन मिली हुई है, इंटरिम एड जिसको कहते हैं, जिसमें आईएमएफ देख रहा है कि हम करते क्या हैं। और आईएमएफ की बातें मानने पर इतने मजबूर हैं कि हमारे शहरी डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। उनके घरों में, अक्सरियत के घरों में चूल्हा जो है 3 के बजाय 2 और 2 के बजाय 1 वक्त जलने लगा। लोगों ने बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे अच्छे स्कूलों से उठा कर या सरकारी स्कूलों में दाखिल कर दिए या स्कूलों से उठा लेंगे। बड़े बड़े आसूदा हाल लोग, अपर मिडिल क्लास थी या मिडिल क्लास जो अपर लेवल पे जा रही थी, जो गाड़ियाँ बड़े आसानी से इस्तेमाल कर पाते थे, वो गाड़ियाँ खड़ी करके बाइक्स पे आ गए। ये हालात हो गए हैं। और जो बाइक्स पे थे वो शायद बाइकों को भी आग लगा रहे हैं। लेकिन जो हमारे पावर ग्रैबर्स हैं, जो पावर की भूख में मुब्तला लोग हैं, उनकी पावर की ये भूख ख़त्म नहीं हो रही। वो किसी भी सूरत इस पावर को अपने हाथ से निकलने जाने देना नहीं चाहते। और नवाज़ शरीफ ये बात समझ रहे हैं कि जब तक ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, हुकूमत में आकर भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आने से पहले उन्होंने ये नारा लगाया कि जो इन तमाम हालात के ज़िम्मेदार हैं, उनका एहतसाब किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो फिर हालात ने एक रुख लिया, तब्दील किया, और शहबाज शरीफ वापस फ़ौरन लंदन पहुँचे। एक इजलास हुआ, इजलास के नतीजे का इंतज़ार था। वो नतीजे में फ़ैसला तो यही हुआ कि नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे। लेकिन आने के बाद होगा क्या? इलेक्शन होगा, दोबारा पावर में आएंगे और उन लोगों का एहतसाब करेंगे जो इसके ज़िम्मेदार हैं या नहीं। और अगर करेंगे तो क्या इस मुल्क की सूरत हाल होगी, क्या वह ऐसा कामयाबी से कर पाएंगे या नहीं। और अगर नहीं करते तो फिर तो ये सारी एक्सरसाइज बेकार है। जो ये इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और पॉलिटिशियंस की लड़ाई, ये जो तसलीस है, ये अब इस स्टेज पर है कि ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने सीना सपर है। ये इसी को क्या सिविल वार कहते हैं, या इसमें अवाम को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। मेरा मतलब है मैं कोई पेशन गोई नहीं कर सकता बतौर नजूमी। और माजी में मैंने किसी और मुल्क के ऐसे हालात देखी नहीं कि मैं उसकी मिसाल दे लूँ। तो देखते हैं नाज़रीन, दुआ करते हैं अल्लाह से कि इस मुल्क के अवाम पर रहम फरमाए और इस मुल्क के ताले आज़माओं को हिदायत अता फरमाए। जो भी होगा सिचुएशन
صورتحال ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، اور اس سے آپ کو ساتھ ساتھ جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں کی خبروں سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔